नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या मोदी विरोध में कांग्रेस ने आज वाकई सीमा पार कर दी कि देश के विदेश मंत्री को मुखबिर और गद्दार तक कह दिया? सवाल कांग्रेस के मसूद हाफिज को सरकार द्वारा बचाने वाले आरोप पर भी है कि कांग्रेस के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बयान दिया था और कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के शुरुआती चरण में पाकिस्तान को बता दिया था कि आतंकी ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना खुद को अपने आप को इन आतंकी ठिकानों से अलग रखे। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि ऑपरेशन से पहले ही पाकिस्तान को बताकर सरकार ने मुखबिरी कर दी। इसी बयान पर कांग्रेस के तमाम नेता हमलावर हैं। पवन खेड़ा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। विदेश मंत्री को गद्दार, मुखबिर तक कह दिया। सोचिए, देश के विदेश मंत्री को ऐसे मुश्किल समय में, जबकि सेना के डीजीएमओ ने पहले बता दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद हॉटलाइन पर पाकिस्तान से संपर्क की कोशिश की गई, मैसेज डाल दिया गया। विदेश मंत्रालय भी कह चुका है कि विदेश मंत्री के बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा। अब सवाल है कि जब आतंक के खिलाफ लड़ाई तो फिर ऐसी सियासत क्यों है? आज इसी मुद्दे पर बहस, लेकिन पहले इस रिपोर्ट को देखिए। पाकिस्तान खुद कभी भी दुस्साहस नहीं करेगा और यदि उसने आतंकवादियों का दोबारा सहारा लिया तो उसका अवश्य ही नाश होगा। याद रहे कि ऑपरेशन सिंदूर केवल स्थगित किया गया है, खत्म नहीं हुआ। उसका विकराल रूप अभी बाकी है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की कहानी ये तस्वीरें बता रही हैं। देश के सैन्य बलों ने वीडियो जारी कर शौर्य की गवाही दी। ऑपरेशन सिंदूर में हिंदुस्तान का पराक्रम और शौर्य कैसा होगा, आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ देश की सबसे पुरानी पार्टी, जिसने इस देश पर सबसे ज्यादा समय तक राज किया, वो कांग्रेस पार्टी देश के विदेश मंत्री को गद्दार और नकारा बता रहे। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने तो आज विदेश मंत्री को नकारा और गद्दार बताया ही, साथ ही मसूद अजहर और हाफिज सईद को बचाने की साजिश का भी आरोप लगा दिया। जयशंकर जी खुद प्रेस एजेंसी को सामने बैठाकर और खुद बता रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला करने से पहले पाकिस्तान को सूचित कर दिया था। अब ये सूचित करने का क्या मतलब होता है? इतना भरोसा है आपको आतंकियों पर कि आप सूचित कर देंगे और वो वहीं रहेंगे या वो चुपचाप बैठेंगे? ये भरोसा है आपको उन आतंकियों पे? रिश्ता क्या है आपका? कैसे आप बोल रहे हो उनको? क्यों बताया आपने उनको? और इसको आप क्या कूटनीति कहेंगे? ये डिप्लोमेट रहे हुए हैं। आज जो देश के विदेश मंत्री हैं, ये एक राजदूत रहे हुए हैं, आईएफएस ऑफिसर रहे हुए हैं। क्या इसको कूटनीति कहते हैं? माफ कीजिएगा, हमारी देहाती भाषा में इसको मुखबिरी कहते हैं। इसको कूटनीति नहीं कहते। ये मुखबिरी है, ये अपराध है, ये गद्दारी है। और मुखबिरी का इतिहास लंबा है, अभी उस पर भी आऊंगा मैं। अब हम यह जानना चाहते हैं, क्या इसी मुखबिरी की वजह से अजहर मसूद जिंदा भाग गया? क्या इसी मुखबिरी की वजह से हाफिज सईद भाग गया? यह हुआ क्या? क्या देश को यह जानने का हक नहीं है कि आपने पहले ही सूचित करके अजहर मसूद को बचाया? ये वही अजहर मसूद है जिसको पहले भी बचाया गया था। कंधार में जब IC 814 को हम छुड़वाने गए थे, तब इसी अजहर मसूद को हम जाकर उनको सुपुर्द करके आए थे। ये दूसरी बार बचाने की साजिश क्यों हो रही? दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ऑपरेशन सिंदूर पर इस वीडियो को PIB की फैक्ट चेक की यूनिट भी गलत बता चुकी है। लेकिन कांग्रेस इस वीडियो के बहाने मोदी सरकार और विदेश मंत्री पर हमलावर है। इतना ही नहीं, पवन खेड़ा ने पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का जिक्र किया और प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर पर पाप करने का आरोप लगा दिया। आज भी कीमत अदा कर रहे हैं मोरारजी देसाई के इस अपराध का, पाप का। ये पाप की श्रेणी में आता है जो मोरारजी देसाई ने किया, और ये पाप की श्रेणी में आता है जो एस जयशंकर ने किया, और ये पाप की श्रेणी में आता है जो प्रधानमंत्री की चुप्पी है, जो जयशंकर की चुप्पी है चीन और अमेरिका को लेकर। इससे बड़ा पाप इस देश में किसी सरकार ने, किसी विदेश मंत्री ने, किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया, जो मोरारजी देसाई ने किया, जो नरेंद्र मोदी ने किया और जो एस जयशंकर अभी कर रहे हैं इस देश के साथ।
सिंदूर से सौदा मंजूर नहीं है, देश के प्रति गद्दारी मंजूर नहीं है। वो कोई हो, किसी भी पद पर बैठा हो, देश के प्रति गद्दारी अगर करेगा तो हम सवाल पूछेंगे और जनता उसको जवाब देगी। कांग्रेस विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान पर हमलावर है, लेकिन उस बयान में भी साफ कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर के शुरुआती दौर में पाकिस्तान को आतंकी कैंप खत्म करने की जानकारी दी गई। ऐसा ही बयान सेना के डीजीएमओ ने भी दिया। पहले आप इन दोनों बयानों को गौर से सुनिए। At the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. We did attempt to reach out and communicate our compulsions to strike at the heart of terror to my counterpart in the immediate wake of Operation Sindoor. The request was brusquely turned down, with an intimation that a severe response was inevitable and in the offing. We were of course prepared. विदेश मंत्री इस बयान में साफ कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के शुरुआती दौर में पाकिस्तान को आतंकी ठिकानों पर हमले की जानकारी दी। वही बात डीजीएमओ ने भी कही। लेकिन सवाल है, कांग्रेस इसे ऑपरेशन सिंदूर के पहले जानकारी देने की बात कहकर क्या देश को गुमराह नहीं कर रही? क्या कांग्रेस सरकार पर हमला करने का बहाना ढूंढ रही? कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दिए बयान पर भी मोदी सरकार को घेरा और सवाल उठाए कि चीन और अमेरिका पर प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? तो सिंदूर का सौदा होता रहा, प्रधानमंत्री चुप रहे। विदेश मंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा, एक शब्द नहीं निकल रहा, दोनों के मुंह से नहीं निकल रहा। हमें नहीं मालूम कि ऐसी कौन सी सीक्रेट्स हैं, ऐसे कौन से रहस्य हैं मोदी जी के, जयशंकर जी के या भाजपा के और नेताओं के अमेरिका के पास, और मैं तो कहूंगा चीन के पास। न अमेरिका पे मुंह खुलता है, और चीन पर जब मुंह खुलता है तो सीधा क्लीन चिट देने के लिए खुलता है, और मुंह ही नहीं खुलता। कारण क्या है? आपके जो रहस्य उनके पास होंगे, हमें कोई मतलब नहीं उससे, लेकिन देश को नुकसान क्यों पहुंच रहा है? पहलगाम का न्याय क्यों नहीं मिल पाएगा? इसलिए क्योंकि आप डरते हैं अमेरिका से, आप डरते हैं चीन से, आपका मुंह नहीं खुलता चीन के आगे। सबको मालूम है, पूरे देश को मालूम है, पूरे विश्व को मालूम है चीन की भूमिका क्या रही इस युद्ध में। खान बेस के ऊपर अटैक हुआ। अब सवाल है कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर गौरव गोगोई पर जो आरोप लगाए उससे बचने के लिए कांग्रेस विदेश मंत्री के बयान को हथकंडा बना रहे। दरअसल हिमंता ने सीधे सीधे आरोप लगाया है कि आईएसआई के बुलावे पर गौरव गोगोई भारत सरकार को बिना बताए पाकिस्तान गए थे। सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस इसलिए हमलावर है क्योंकि सरकार ने पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए जो प्रतिनिधिमंडल बनाया उसमें कांग्रेस की ओर से दिए गए नामों में से सिर्फ एक नाम आनंद शर्मा को शामिल किया है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि जब देश पाकिस्तान से चौतरफा लड़ रहा, पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बेनकाब किया जा रहा, ऐसे में कांग्रेस की इस तरह की सियासत क्या देश हित के लिए है? सवाल यह भी है कि ऐसे मौके पर जब ऑपरेशन सिंदूर जारी है, इस तरह के सवालों से देश का मनोबल क्या नहीं गिर रहा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो मेरा तो सवाल यह है कि भाई कांग्रेस के दिमाग में चल क्या रहा है? क्या उसे पाकिस्तान में तालियां बजवाने का इतना शौक है कांग्रेस के नाम का कि सवाल राहुल गांधी के ट्वीट ये सब पाकिस्तानी मीडिया में ज्यादा हिट हो जाए? क्योंकि इस तरीके की बात, इस तरीके से गद्दार कह देना। पहले मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। राजीव जेटली भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, कपिल कुमार जी हिस्टोरियन है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, अभिजीत अय्यर मित्रा स्ट्रेटेजिक अफेयर एक्सपर्ट है, जगदीश शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता और कंचना यादव है आरजेडी के नेता और प्रवक्ता। मैं आप सभी के पास आऊंगा, पॉलिटिकल बातचीत होगी, लेकिन चूंकि हिस्ट्री, इतिहास, मोरारजी देसाई, बहुत सारी बातें हुई हैं। जगदीश शर्मा थोड़ा सा अपना बेल्ट टाइट कर लीजिए, आता हूं, 1 मिनट का समय दीजिए। लेकिन उससे पहले कपिल जी आपके पास, और सवाल बहुत सीधा सा है कि विदेश मंत्री को गद्दार, इतिहास, मोरारजी देसाई, पता नहीं कहां कहां कांग्रेस चल गई। आखिरकार दिमाग में चल क्या रहा है? कुछ आपको समझ में आया इतिहास वर्तमान को देखकर? देखिए पांडे जी, मैं चाहूंगा कि मुझे जो वक्त दिया गया है उस पर कोई हस्तक्षेप ना करे, क्योंकि मैं किसी के उसमें हस्तक्षेप करना पसंद नहीं करूंगा। लेकिन मैं कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें कहना जा रहा हूं और बहुत सोच समझ के पूरी जिम्मेवारी के साथ भी वक्तव्य दे रहा हूं। पहला वक्तव्य तो मेरा यह है
कि अपने राजकुमार को सत्ता दिलाने के लिए, उस सत्ता की हवस को पूरी करने के लिए, ये लोग शायद वो अंग्रेजी भी भूल गए हैं जो इन्होंने स्कूल के अंदर पढ़ी थी। क्या शब्द हैं जयशंकर के? एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन। इसका हिंदी अनुवाद ये करवा लें किसी से, नहीं अपने नेता से करवा लें जो तो स्टीफेंस में पढ़ा है, वो समझा देगा। और मुझे एक बात बताइए, 22 अप्रैल से हमने घोषणा की थी कि हम आ रहे हैं, हम बदला लेने आ रहे हैं, तो कौन सा राज खुल गया? और फिर इसको आप मिलाइए जो भी आपने आर्मी वाले उनके हमारे उसका स्टेटमेंट दिखाया है, दीजिए मौका। हाँ, उनका जो स्टेटमेंट दिखाया है, क्या? अरे साहब बाद में हाथ उठा लीजिएगा, पहले मुझे बोल लेने दीजिए, समझे? डिबेट डिरेल करने की कोशिश मत करिए डिबेट को। मैं बहुत इत्मीनान से प्यार से बात कर रहा हूं, उसी तहजीब में रह के बात करिएगा। हाथ ही उठा रहे हैं, बोलेंगे नहीं, हाथ ही उठा रहे हैं, हाथ तो उठाने दीजिए कम से कम। चलिए उठाने दीजिए, हाथ इनको दिए बहुत मौका मिलेगा। हाँ, हाथ तो उठाने दीजिए, ठीक है, अपनी बात पूरी करिए। अब ये जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, मनमोहन सिंह ने ही जब जयशंकर बने थे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, तो ये बताया था कि सबसे बढ़िया मिनिस्टर की चॉइस है। और जिस जयशंकर ने धूल छिटा दी अमेरिका को, उसको ये कह रहे हैं कि अमेरिका पे उसके राज है। चीन के साथ अपनी जो इनकी संधि है, ये प्रवक्ता अगर आज उस संधि का एक प्रोविजन मुझे बता दे तो मैं बोलना छोड़ दूंगा। एक प्रोविजन बता दे, क्यों नहीं कहते कि चीन के साथ हमने अपनी संधि रद्द कर दी? नहीं कहेंगे ये। और सुनिए, अब अगर गद्दारी की बात, क्योंकि इन लोगों के तो शब्द हैं, मौत का सौदागर, चोर चोर, जो भी कुछ इन्हें कहना है, राफेल ले आज घबरा गए थे ना। अब सुनिए, अगर गद्दारी की बात करनी है और ये इतिहास ले गए मोरारजी देसाई तक, तो मैं जरा इतिहास ले जाता हूं सन 47 तक। वहां से गद्दारियां शुरू हुई जब कश्मीर के मसले को यूएन में ले गए माउंटबेटन और एडविना के कहने पे नेहरू चचा। वहां से गद्दारी शुरू हुई जब कांग्रेस ने विभाजन मान लिया। वहां से गद्दारी शुरू हुई जहां स्वतंत्रता की जगह पे डोमिनियन स्टेटस मांग लिया। सारे सबूत दे दूंगा, आगे सुनिए। गद्दारी वहां से शुरू हुई जब हमारी सेना ने कहा कि इन पाकिस्तानियों को हमें कश्मीर से बाहर निकालने दो, उसके बाद युद्ध विराम करना। लेकिन नेहरू ने एडविना के फोन के ऊपर युद्ध विराम किया और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बनाया। गद्दारी हुई सन 62 के अंदर जब चीन पे हमला करने के लिए हमारी नौसेना का इस्तेमाल नहीं किया गया, हमारे रिजर्व्स को वापस ऊपर नहीं लाया गया। और सुनिए, गद्दारी हुई इस देश के साथ जब इस देश के उस वीर सपूत को, कांग्रेसी प्रधानमंत्री को, जिसने दुनिया को चौंका दिया था अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर क्रॉस करवा करके लाहौर की तरफ, उसका रूस के अंदर कत्ल होता है और उसका कत्ल छुपाया जाता है। गद्दारी होती है वहां के ऊपर। और सुनिए, एक लाइन और बोल दूं मैं आपको, गद्दारी होती है जब बांग्लादेश के मुल्ला फतवा देते हैं ना कि हम गजवाए हिंद करने जा रहे हैं, हम गजवाए बिहार करने जा रहे हैं, हम गजवाए बंगाल करने जा रहे हैं, हम गजवाए यूपी करने जा रहे हैं। इनमें से एक के, इनके मुंह में अंदर किसी ने क्या कोई वो डंडा ठूस दिया था? ठीक है, इनके एक के मुंह से आवाज नहीं निकली। आपने बहुत सारी बातें रखी। जगदीश शर्मा, मेरा एक लाइन का सवाल है, आपको पाकिस्तान में तालियां बजवाने का इतना शौक है? सर शौक मत पालिए, तालियां मैं यही बजा दूंगा, लेकिन ऐसे बयान गद्दार कह देंगे, चल क्या रहा है आपके दिमाग में? देखिए राकेश पांडे भाई, अभी आपने इन महाशय का भाषण दिलवाया, मुझे इनका कोई जवाब नहीं देना, मुझे जवाब आपकी बात का देना है और बीजेपी के सवालों को देना है। जिस तरह से आपने इनका सुना, मेरे को भी सिर्फ 2-4 सेकंड सुन लें, 2-4 सेकंड ही सुन लेना। देखिए, ये पहला युद्ध है ऐसा कि जिसमें कहा जा रहा था दुश्मनों हम तैयार हो जाओ मारे हैं। ये मीडिया भी कह रही थी और आपने कहा भाषण में भी हमारे विदेश मंत्री भी कह रहे थे, भाई बदला लेना तो रातों रात मार देते। आप फिर जब युद्ध नहीं कह रहे हो, इसको कह रहे हो आतंकवादी मार देते। 71 की जंग, फिर इस चीज 71 की जंग रातों रात लड़ ली थी जगदीश शर्मा। बहुत बड़ा है। जब आप 71 की जंग रातों रात लड़ ली थी इंदिरा गांधी ने। आप यार राकेश पांडे जी 6 महीने का समय लिया था कि नहीं लिया था सैम मानेकशॉ ने? राकेश पांडे की जंग तुरंत नहीं लड़ी जाती है। राकेश सर, मैं बस फैक्ट दुरुस्त कर रहा हूं, मैं लगातार नहीं आऊंगा, बोलते रहिए। लेकिन बीच में देखिए जगदीश शर्मा जी, आप प्रोटोकॉल नियम देखिए, पत्रकारिता मत सिखाइए, प्रोटोकॉल नियम की बातचीत मत करिए आज, और आज इसलिए मत करिए क्योंकि ये प्रोटोकॉल नियम सर आपने तोड़ दिया है। गद्दारी या तो साबित कर देते उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश के सामने विदेश मंत्री जयशंकर की, और या तो इस तरीके का आपत्तिजनक बयान नहीं देते। और मैं कह रहा हूं, इस देश के किसी भी नागरिक के लिए बिना सबूत के कोई भी गद्दार, मुखबिरी ऐसे शब्द
शब्दों का इस्तेमाल करेगा क्या? राकेश पांडे जी, मेरे एक सवाल का जवाब तो नहीं, रुक जाइए, बोलने दीजिए। राकेश पांडे जी, आप पत्रकार हैं भाई, बीजेपी को दर्द होना चाहिए, आप परेशान हैं। मुझे अपनी पूरी बात कर लो, 2 सेकंड तो मांगे, ज्यादा थोड़ी मांगे। मैं तो कह रहा हूं मुखबरी, और मुखबरी किसको कहते हैं? ये तो कहते हैं कि हमारे तैयार हो जाओ भाई, एकदम तुम बदला लेते तो बड़ा खेल हो जाता, हमें भागना नहीं पड़ता। राकेश पांडे, मैं तो आपके हर डिबेट में बैठता हूं, पर बीजेपी से सवाल करो, मैं आपसे बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। एक मिनट आप मेरे से जगदीश जी, एक लाइन दूंगा, एक लाइन और सर, बस एक लाइन जगदीश जी, एक लाइन सर, फिर आप ही के पास एक लाइन, बस एक लाइन बोलूंगा। आपने कहा ना हम आ रहे हैं, ये कह देना गद्दारी और मुखबिरी है, तो मुझे याद है कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले राहुल गांधी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और राहुल गांधी ने कहा था कि जो भी दोषी हैं, गद्दार हैं, उनको मारा जाएगा और ये फैसला नरेंद्र मोदी को करना है। हुंकार तो उन्होंने भरी थी और हम सबने सीना चौड़ा करके कहा था कि देखो ये एलओपी की हुंकार है और होनी भी चाहिए। सब कह रहा था, पूरा देश कह रहा था घुसकर ठोकेंगे। वो गद्दार, तो भाई मारो गद्दारों को, जो कह के आया था पाक की मदद लेना, पूछ राकेश पांडे जी, गद्दारों को मारो, हम कब कह रहे हैं मत मारो। मोदी जी को मारना चाहिए गद्दारों को। अब गद्दार कौन है, ये भी कोई राजनीतिक खेल थोड़ी है। वो भारत के पाकिस्तान को बता दे, मुखबरी कर दे, वही गद्दार। और ये तो सीधा सीधा कर हमने पहले कर दिया था भाई, अलर्ट करने। ये कैसा युद्ध था समझ में नहीं आया। अच्छा, या फिर सीज फायर कैसा था? अगर आप युद्ध नहीं लड़ रहे नहीं सर, आपको तो सीज फायर भी नहीं, फायर के बाद गोले नहीं, आपको तो सर्जिकल स्ट्राइक भी नहीं समझ में आई थी, एयर स्ट्राइक भी नहीं समझ में आई थी, आतंकियों ने धर्म पूछकर मार दिया था, ये भी आपको समझ में नहीं आया। समझ में नहीं, आपके मुख्यमंत्री को, आपकी पार्टी के नेता को ये भी समझ में नहीं आया था कि युद्ध लड़ क्यों रहे हैं, युद्ध लड़ने की जरूरत क्या है। भाई भारत को ना तो सर्जिकल स्ट्राइक समझ में आई, नहीं ना ये युद्ध समझ में आया। सब सदमे में भारत ने देखा, हमारे 44 जवान, हमारे 28 नागरिक, भारत ने देखा। अब आप लाइन पर आए हैं, ठेकेदार है। अब आप सर 4-5 साल 6 साल पुरानी वाली लाइन पर आ गए जगदीश शर्मा जी, जिनकी अब रुक जाइए। ठीक है सर, सिंदूर की बात ही नहीं है। हाँ ठीक है सर, बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर की बात नहीं है। एक मिनट वापस, मैं आपकी बात से सहमत हूँ जगदीश जी, ऑपरेशन सिंदूर की बात नहीं है। 1 मिनट और दे दो। रुक जाइए कपिल जी, आता हूँ सर, बाकी सबके पास भी चला जाऊं। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं। आप राजीव जेटली, युद्ध लड़ो। हाँ ठीक है सर, तो युद्ध लड़ो। 71 का युद्ध भी सीज फायर नहीं करना चाहिए था, 2 ही टुकड़े क्यों 4 टुकड़े कर देना चाहिए था। 93,000 जो वापस घुस ही गए थे तो 93,000 क्यों वापस किए? कहना चाहिए था पीओके दे दो, पीओके दे दो, फिर 93,000 छोड़ेंगे। 13,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन नहीं देनी चाहिए थी। मैं गलत हूं तो दुरुस्त करिएगा। अब रुक जाइए, रुकिए सर, रुकिए। राजीव जेटली, एक लाइन जगदीश शर्मा ने ठीक कह दी कि बात ऑपरेशन सिंदूर की नहीं है। बात यह है कि ना तो सर्जिकल स्ट्राइक समझ में आई, ना तो एयर स्ट्राइक समझ में आई, और ना तो अब ऑपरेशन सिंदूर ये घुसकर मारना इन्हें समझ में आया। अरे अपनी बुद्धि के हिसाब से तो समझेंगे ये। राजीव जेटली, जब बुद्धि नहीं है तो कहां से समझेंगे? अरे भाई इस महामानव को थोड़ा चुप रखो अपनी बात। क्यों चुप रखो? मैं अपनी भाषा कहूंगा, मेरे को भी अधिकार है बोलने का। तुम उनको चुप रखते हो जो देश के खिलाफ रोज बोलते हैं। तुमने मनीशंकर अय्यर को चुप रखा, मुझे पता है। दूसरों की जबान बंद करना चाहते हो। तुम इमरजेंसी लगाने वाला, अरे तुम इमरजेंसी लगाने वाला, तुम दूसरे की जबान बंद करना चाहते हो। ये देश की आवाज बोल रहा हूँ मैं, तुम जैसे चमचों की नहीं बोल रहा, पारिवारिक गुलामों की नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, मेरी आवाज पारिवारिक गुलामों की आवाज। मैं आ रहा हूं बीच में, मैं आ रहा हूं बीच में। अरे रुक जाइए जगदीश शर्मा जी, यहाँ कहा पारिवारिक गुलाम क्या गुलामी कर जाएंगे परिवार की? यहाँ महामानव सब देखने के लिए मैं बैठा भारत जानता है तुम भारत के लिए कपिल जी रुक जाइए सर, भारत को बांटने वाले रुक जाइए। राजीव जेटली की बारी है, राजीव जेटली को बोलने दीजिए। राजीव जेटली बोलिए। अरे रुकिए जगदीश जी, प्लीज सर, प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इसका मतलब समझिए रिक्वेस्ट का। रुक जाइए। राकेश जी, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि 1 वे ट्रैफिक हुआ करता था, इसको 2 वे ट्रैफिक में हमने बदला है। इन्होंने कहा कि भारत के समझ में नहीं आया। भारत के समझ में आया क्योंकि भारत ने इस देश के अंदर मात्र 2 सालों के अंदर 605 जाने गंवाई अपनी, वो भी टेररिस्ट अटैक के अंदर। और ये 2 साल थे, ये 2005 से लेकर 2008 के बीच के थे। और आज ये देखिए, जब जब टेररिस्ट अटैक हुआ, हमारे लाजपत नगर में हुआ, दिल्ली के अंदर दिवाली के मौके पे बम ब्लास्ट हुए, उस टाइम पे क्या रिएक्शन थी कांग्रेस की कि ये जो बायलैटरल टॉक है हमारी चलती रहेंगी। उसके बाद अहमदाबाद में ब्लास्ट हुआ, हैदराबाद में ब्लास्ट हुआ, कौन सा देश का ऐसा हिस्सा था? मुंबई ट्रेन ब्लास्ट हुआ, मुंबई में ब्लास्ट हुआ, मुंबई में अटैक हुआ। मतलब टोटल मिला के आप देखें लगभग 650 लोगों ने जान गंवाई, लेकिन दूसरी तरफ पे बातें चल रही थी कि हमारी टॉक्स चलती रहेंगी और कुछ टाइम के लिए हम उसको बंद करेंगे।
अब टू वे ट्रैफिक किसे कहते हैं? टू वे ट्रैफिक किसे कहते हैं? जब हमें हमारे ऊपर किसी तरीके से, पहले तो आप देखिए 2 साल में 650 लोग गवा दे, और दूसरी तरफ अगर कोई अटैक हो भी जाए इमीडिएटली उसका रिस्पॉन्स देना। और ये सेना बार बार, डीजीएमओ बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे थे कि हमने कहां कहां स्ट्राइक किया। तब तक तो सब कुछ ठीक था, तब तक कांग्रेस के राहुल गांधी जी बोल रहे थे भाई आप और करिए, और करिए, बहुत अच्छा है। प्रधानमंत्री का डिसीजन, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम आतंकवाद का जड़ से सफाया करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि हमने इस देश के अंदर ये बात कांग्रेस को अब समझ लेनी चाहिए कि इस देश का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके सब एक साथ खड़े थे। और जब ये 650 जवानें गई तो इनके अटैक केवल इसलिए नहीं होते थे क्योंकि इनको लगता था तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, इससे कहीं इस देश का मेरा वोटर ना खराब हो जाए। अरे भाई वो अगर मार के जा रहे हैं तब भी हम उनके खिलाफ अटैक नहीं करेंगे, वो भी किसी एक को खुश करने के लिए। तो आज देखिए इनकी आंखें खुल जानी चाहिए, इनकी आंखें खुल जानी चाहिए कि इस देश का मुसलमान हमारे साथ खड़ा होकर पाकिस्तान पे स्ट्राइक करने की बात कह रहा था। ये डर अपने अंदर से निकाल देते ना। अगर आपने डर भारत का ठेकेदार कब से हो गए? बीच में भारत परेशान है, भारत लगाए रखते हो, आपके बीच में नहीं बोला। भारत थी, ठीक है, मैं आ रहा हूं, भारत थी तुम्हारे लिए और भारत कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। ठीक है, जगदीश जी रुक जाइए सर, प्लीज, मुझे ये कहने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, प्लीज प्लीज, जिसकी बारी है वो बोले। राजीव जेटली अपनी बात 30 सेकंड में फिर पूरी करिए, फिर कचरा जी आपके पास आ रहा हूं। नहीं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा हूं, ये क्यों चिल्ला रहे हैं बीच में? नहीं, अब नहीं बोलेंगे सर, सुनना क्यों नहीं चाहते हैं? बोलिए भाई, आतंकवादी अटैक हुआ कि नहीं हुआ आपकी सरकार में? हुआ ना, 650 जवानें गई ना। क्या करा आपने? कौन सी ऐसी स्टेटमेंट थी जो पाकिस्तान के खिलाफ आपने करी? अरे आप तो दस्तावेज लेकर दुनिया में घूमते रहे, आप उस टाइम क्यों नहीं मारी अटैक? ये सिर्फ सेना के खिलाफ स्यापा करना जानते हैं और कुछ नहीं जानते। ये मुसलमान, ये सिर्फ अपनी छाती पीटना जानते हैं, स्यापा करना। इस देश का अग्निवीर कहां थे? इस देश का मुसलमान, इस देश का मुसलमान आतंकवाद नहीं चाहता है। आपने किसको खुश करने के लिए आतंकवादियों को बार बार एक ट्रैफिक दिया, वन वे ट्रैफिक? आइए हमें मारिए, आइए हमारी मार्केट उड़ाइए, आइए हमारी ट्रेन उड़ाइए, ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं, भून दीजिए। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं। जरा एक दो लोग अभी तक नहीं बोले। कंचना जी, कंचना जी, आपकी पार्टी के किसी कोई प्रतिक्रिया मैंने अभी तक देखी नहीं है, इस पर कोई आई हो? क्या कांग्रेस देश के विदेश मंत्री को गद्दार कह रही है? आप लोग इस स्टेटमेंट के साथ हैं कि अपने आप को अलग करते हैं? मुझे बता दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए राकेश जी, कई बार मैं इस टॉपिक पर आपके डिबेट में बैठी हूँ और हमने साफ कहा है, चाहे वो तेजस्वी जी बोले हो, चाहे वो मनोज झा जी बोले, या मैं जब बैठी हूँ आपके डिबेट में साफ बोली हूँ कि इस देश का हर एक नागरिक, चाहे वो पक्ष में हो चाहे वो विपक्ष में हो, आज सरकार के साथ खड़ी है। सरकार को जो फैसला लेना हो लो ले, और वो कई बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए फैसला लेती है। लेकिन अगर विदेश मंत्री, दो बातें हैं इसमें, एक होता है कि पाकिस्तान को वार्निंग देना। अगर आप वार्निंग देते हो कि आपके देश में टेररिस्ट बनते हैं और हमारा देश आतंकवाद के खिलाफ है और हमारे देश पर अटैक हुआ है तो हम अटैक करेंगे, वार्निंग एक अलग चीज होती है। लेकिन ऑपरेशन के जस्ट पहले उनको यह बताना है कि आप अपने मिलिट्री स्पेसेस साफ रखिए, सेफ रखिए, हम यहाँ पर अटैक करेंगे। आपको उनको इतना भरोसा है क्या? एस जयशंकर जी को इतना भरोसा है कि मिलिट्री वाले आतंकवादियों को नहीं बताएंगे? हमारा सवाल है कि अगर ये उन्होंने बयान दिया है, गैर जिम्मेदार बयान दिया है, हम ये नहीं कह रहे कि ऊपर ही कर रहे हैं, लेकिन अगर उन्होंने गलत बयान दिया है तो एस जयशंकर जी को अगर नहीं कंचना जी, अगर कांग्रेस पार्टी इस बयान को मतलब नहीं समझ पाई एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन का हिंदी अनुवाद अपने हिसाब से कर लिया, तो ये हमारी गलती है, ये इस देश के लोगों की गलती है, या फिर ये कांग्रेस के समझ की खोट है? एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि बिफोर द ऑपरेशन होता है क्या? अरे मार दिया, बता दिया, ये प्रोटोकॉल है। राकेश जी सुन लीजिए, किसी के समझ की खोट नहीं है। खोट कहाँ पर है मैं आपको बताती हूँ। खोट ये है कि हम शुरुआत से ही सरकार से बोल रहे हैं कि वो एक बैठक बुलाए, सदन बुलाए, सदन में सबको बुलाए, हर एक पॉइंट को क्लियर करे, लेकिन सरकार हमेशा से कंफ्यूजन में रखी है। हमने घुस के मार दिया, हमने उनके टेररिस्ट ठिकानों को उड़ा दिया, या बैठ के करेंगे, हम एक्शन लेते हैं। पाकिस्तान में मजाक उड़ रहे हैं जयशंकर के बयान को लेके कि भारत सरकार जो है बस अपने लोगों को जीतने के लिए हम अटैक कर रहे हैं, लेकिन असलियत में वो कुछ नहीं की। ये सुनिए, ये पाकिस्तान के, अरे वो पाकिस्तान थोड़े नहीं स्वीकार करेगा कंचना जी कि हिंदुस्तान ने घुसकर मार दिया। आपके चैनल पे आने
ये पाकिस्तान कहेगा क्या? आप गजब बात कर रही हैं। ये पाकिस्तान कहेगा क्या कि हिंदुस्तान ने घुसकर मार दिया? लोग गाली दे रहे हैं पाकिस्तान की सरकार को। कहिए तो 10 बयान मैं सुनवा दूं। कहिए तो पाकिस्तान के चैनलों की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा दूं कि मुरीद के कैसे तबाह हो गया, कैसे वहां के एयरबेस तबाह हो गए। कहिए तो मैं दिखा देता हूं कचरा जी। आप जिस तरीके से बोल रहे हैं ना, अगर आज कोई मजाक बना रहा है इस देश का, इस देश के सैनिकों का, हमारे ऑपरेशंस का, तो बीजेपी बना रही है। वो इनके नेता बना रहे हैं। कभी सोफिया कुरैशी को लेकर मजाक उड़ाते हैं, कभी उस आतंकवाद के साथ मिला हुआ का आरोप लगाते हैं। ये इनके बयानों पे क्या कंट्रोल नहीं है? आज ठीक है। तो बीजेपी नहीं। अच्छा जल्दी बोलिए, फिर मैं अभिजीत जी के पास जाता हूँ। बोले नहीं अभी तक, जल्दी बोलिए। कंचना जी, बहुत अच्छी बात आपने कहा कि पूरा देश साथ था। ठीक है, बहुत हम तारीफ करते हैं आपकी। मेरा एक सवाल का उत्तर दे दीजिए। बांग्लादेश के अंदर वहां के मौलवियों ने फतवा जारी किया कि हम गजवाए। आपको बीजेपी पे नहीं बोलना आएगा। अरे भाई छोड़िए आपका, मैं आपसे जवाब मांग रहा हूं। आप पे हिम्मत है, जवाब दे दीजिएगा। बीजेपी भी जो मुझे बोलना है मैं बोलूंगा। अगर बीजेपी कोई गलत काम करेगी तो मैं बोलूंगा, बीच में मत रोकिए। क्योंकि आपने अभी मेरा सवाल नहीं सुना है और आप घबरा गई है। आपने मेरा भी सवाल नहीं सुना है और आप घबरा गई है। आप सवाल पे सुने भी नहीं, चिल्लाने लग गई है। अरे पहले सवाल तो सुन लो भाई, पहले सवाल तो सुन लो। सवाल सुन लीजिए पहले, एक बार सवाल सुन लीजिए, एक बार सवाल सुन लीजिए। अरे एक क्या आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं? मन करेगा जवाब दे दीजिएगा, सुन लीजिए, नहीं तो बोल दीजिएगा। इसकी अगर आप बीजेपी की बात कह रहे हैं, मैं कुछ नहीं कहूंगा। तो मैं बीजेपी का जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है मध्य प्रदेश का और जो 2 मंत्री जिन्होंने दोनों ने स्टेटमेंट दिए, उनको तुरंत कहता हूं बीजेपी बर्खास्त करे और बंद करे जेल में। अगर आप ये कहते हैं मैं बीजेपी नहीं बोल सकता, तो ये सुन लीजिए मेरा वक्तव्य। शांति पड़ गई। अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप, सवाल सुन के, कि बांग्लादेश के मौलानाओं ने यह फतवा जाहिर किया कि हम गजवाए बिहार करेंगे, गजवाए उत्तर प्रदेश करेंगे, गजवाए बंगाल करेंगे, गजवाए हिंद करेंगे। क्या आपकी पार्टी की तरफ से उन मुल्लाओं को एक भी जवाब दिया गया कि हां हम भी यहां बैठे हुए हैं, आरजेडी वाले, हिम्मत है तो गजवाए बिहार करके दिखाओ? मुस्कुराने की बात नहीं है, बहुत सीरियस सवाल है मेरा। जवाब ले लीजिए। जवाब देना चाहूंगी। हाँ, जवाब दे दीजिए। क्योंकि आपने सवाल किया है। हाँ जी। सबसे पहले तो इस पर एक्शन भारत सरकार को लेना चाहिए। आपको बिहार से कोई मतलब नहीं है, आपको बिहार से कोई मतलब नहीं है। अरे ठीक है, हम समझ गए। हमें चारा चोरी में जो जेल गए ना, उनसे निर्देश नहीं लेने हैं। चारा चोर जिनके लीडर हो, हमें उस पार्टी से निर्देश नहीं लेने हैं। हमें चारा चोरों से निर्देश नहीं चाहिए। समझ गए? आपको बिहार से कोई लेना देना नहीं है। बिहार में वो गजवाए बिहार करेंगे आके, आपका मुंह नहीं खुलेगा। ठीक है भाई, मालूम है, समझ में आ गया। जिसने बिहार को ही लूट लिया चारा चोरी कर करके, तो क्या बिहार को बचाने आए? ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। बिहार को बचाने, ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। ये सब्जेक्ट नहीं है, प्लीज आगे बढ़ रहा हूं। हो गया कपिल जी, हो गया सर, हो गया। आपने सवाल पूछा, जो कहना था कंचना जी ने कहा। अब अभिजीत अय्यर मित्रा, आप चूंकि स्ट्रेटेजिक वॉर अफेयर एक्सपर्ट है, तो कांग्रेस ने जिस तरीके से बयान दिए थे, जो बॉडी लैंग्वेज पवन खेड़ा की थी, मुझे एक बात बताइए, क्या कांग्रेस को थोड़ा भी अंदाजा है कि मिलिट्री ऑपरेशंस वर्क कैसे करते हैं? उनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। आप मैसेज क्या दे रहे हैं कि देश में, हिंदुस्तान में विपक्ष किस तरीके से सवाल और विदेश मंत्री को गद्दार कह रहा है? देखिए, मेरे को लगता नहीं है जिस किस्म से टिप्पणी दे रहे हैं कांग्रेस, उनको किसी चीज के बारे में मालूम है, ना ही तो अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी के बारे में और ना ही तो इसके बारे में। ये देख लीजिए, ये आर्टिकल है 2017 से, ठीक है। सीरिया में जो स्ट्राइक्स होने थे, मैं इसको जरा एक लाइन पढ़ के सुनाता हूं। पेंटागन स्पोक्समैन कैप्टन जेफ डेविस said in an official statement, Russian forces were notified in advance of the strike using the established deconfliction line. अब देखिए, हमारे जो एयर मार्शल भारती थे, उन्होंने क्या बोला था? हमारा काम है टारगेट को मारना, शवों को गिनना नहीं। अब क्या होता है, जब 2 परमाणु हथियार पावर्स होते हैं, वो डी एस्केलेशन के तौर से अगर देखेंगे, जब आप अगर किसी को मारना चाहते हैं, पहले आपको देखना चाहिए कि वो अगला क्या करने वाला है। मैंने एक मुक्का मारा, मेरे एक मुक्के के बाद वो क्या करना चाहता है। उसको डीकन्फ्लिक्ट करने के लिए परमाणु हथियारों पावर्स पे एक ऑब्लिगेशन होता है कि वो एक दूसरे को इन्फॉर्म करें अगर वो एक दूसरे पे मिलिट्री अटैक नहीं कर रहे हैं, यानी कि मिलिट्री एसेट्स पे।
हमने क्या बोला? हमने मिलिट्री एसेट्स पे नहीं किया है, हमने बस आतंकवादी बेसिस को निशाने बनाए हैं, और ये साफ साफ पाकिस्तान को कहा गया। इसका मतलब ये नहीं है कि जयशंकर ने कॉल करके बोला, अरे भाई ख्वाजा, मैं ना तुम्हारे ये बहावलपुर को मारने वाला हूं, तुम्हारे मुरीद को मैं ये हाफिजे तैयबा को मारने वाला हूं। नहीं, आप बस फोन उठा के बोलते हो कि भाई हम स्ट्राइक्स करने वाले हैं, बस टेरर करने वाले नहीं हैं, आपके मिलिट्री एसेट्स पे नहीं करने वाले हैं। अब आप पे निर्भर है कि ये कहां जाए। अगर आप इसको डीकन्फ्लिक्ट करना चाहते हैं, इसी पे हम रुक जाएंगे। अगर आप इसको एस्केलेट करना चाहते हैं, हम इसको कहीं भी ले जा सकते हैं। ठीक है ना? ये एक एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड है जब परमाणु पावर्स हो। 1971 में हम दोनों न्यूक्लियर पावर्स नहीं थे। उधर की बात इधर की बात जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है ना? जो किया गया बिल्कुल ठीक किया गया, साफ साफ बोला भी गया। और अगर आप इंडियन एयरफोर्स के कई सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखेंगे, जो प्रेस ब्रीफिंग्स हुए थे, उसमें जो भी हमको जिस पे भी हमला करना था, हमने बहुत ही सफल तरीके से उन पे हमला किया। तो ना ही तो कोई विफलता की कोई चिन्ह पैदा होती है, ना ही तो कोई गद्दारी की चिन्ह पैदा होती है। क्वाइट द ऑपोजिट, इसमें स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक्यूरेसी और खुद अपने कॉन्फिडेंस का, हम बोल रहे हैं कि ये करेंगे और करके दिखाया। ठीक है, ठीक है। मैं आता हूं जगदीश जी, एक जरा तस्वीर दिखा दीजिए। 2-4 दिन पहले की तस्वीर है। मैं छोटा नहीं, बड़ा सा जवाब लूंगा सर, बड़ा सा जवाब लूंगा, तनाव मत लीजिए, एकदम तनाव मत लीजिए। जरा तस्वीर दिखाइए। 2-4 दिन पहले की तस्वीर है, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और तुर्की को लेकर सवाल किया गया था कि तुर्की का बायकॉट कर देंगे, जो पाकिस्तान का साथ दे रहा है उसको बायकॉट कर देंगे। कांग्रेस की लाइन ही क्लियर नहीं है, अंदाजा ही नहीं है देश के लोगों का मूड क्या है, अंदाजा नहीं है जगदीश शर्मा, अंदाजा ही नहीं है। माइक इधर उधर, माइक इधर उधर। और आज विदेश मंत्री को गद्दार कहना, एक लाइन में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हाँ विदेश मंत्री हमारा गद्दार है। ये आपकी सोच है। राकेश पांडे जी, अभी भाई साहब ने बताया कि हमारे विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को सचा दिया था। पूरे वर्ल्ड को पता है, और भारत चिल्ला चिल्ला कर गोदी मीडिया कहती है कि पाकिस्तान आतंकवादी बनाने की फैक्ट्री है। वो उनके आका हैं। जब उनके आका कोई खबर दे दी कि हम आतंकवादी पर अटैक करने वाले हैं, जी ये किसने कहा कि हम रात को 6 तारीख की देर रात 7 तारीख जब कैलेंडर में हो जाएगा 1:05 पर हमारे फाइटर जेट चुनेंगे, जाएंगे, ठोक कर आएंगे। किसने कहा ये? 2:30 बजे तो स्विमिंग पूल ये बताया जाए कि भाई सरकार ये बताए कितने आतंकवादी मारे। सरकार को बताना पड़ेगा कि मारे भी ऊपर चले जाओ और हुरे गिन लो। नहीं रुकिए, एक मिनट कपिल जी रुकिए, कपिल जी रुकिए, रुकिए। अरे कपिल जी रुक जाइए, कपिल जी रुक जाइए, कपिल जी रुक जाइए। एक का मतलब कपिल जी रुकिए सर, प्लीज रुकिए। अब एक और बड़ी बात है, अभी तो नहीं रुकिए भाई, अभी रुकिए। अरे सुनिए जगदीश जी, सुनिए, नहीं सर रुक जाइए कपिल जी। अब जगदीश जी रुक जाइए सर। आप अभी तक कह रहे थे विदेश मंत्री गद्दार, आपके एक नेता ने कहा था, मैं नाम उनका भूल रहा हूं, कर्नाटक के शायद विधायक हैं, कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ ही नहीं, 3-4 फाइटर जेट उड़ाए। और राजीव जेटली आज राष्ट्रवाद में बैठकर जगदीश शर्मा कह रहे हैं कितने आतंकी मरे भी कि नहीं मरे, जबकि सेना कह गई है मोर देन 100 टेररिस्ट वर डाउन। 5 के नाम भी जारी किए जा चुके हैं कि कौन कौन से नाम, मसूद अजहर का लेटर कि उसका खानदान खत्म हो गया। मैं एक बार बताना चाहता हूं राकेश जी, पहले आतंकवादी यहां मारते थे, अब आतंकवादी वहां से भी भागते हैं क्योंकि वहां मारे जाते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर भी आतंकवादी सुरक्षित नहीं है। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जनता भी सोचती होगी कि भाई अगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो काम कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए, जो हमारी सेनाएं हमें नहीं करने दे रही, तो ये बेहतर है कि हमारे सारे आतंकवादी ठिकाने यहां से खत्म हो जाए। मतलब एक गवर्नेंस पाकिस्तान के अंदर जाकर भी। और आज इसीलिए देखिए हमारी जो ऑफिशियल स्टेटमेंट बाय द आर्मी, एयरफोर्स और नेवी थी, कितनी मैच्योर स्टेटमेंट थी वो। उन्होंने कोई उटपटांग बातें नहीं करी। उन्होंने कहा कि हमारा काम उनको नेस्ता नाबूद करना है, हमारे टारगेट सेट है। अरे भाई, आर्मी को तो तुम जवाब देने का दे रहे हो, बीच में नहीं, आप कहां करने दे रहे हो? टारगेट पर
अरे अपने टारगेट जेटली पर जी, अटैक पता नहीं था करेंगे। कि ceasefire होगा। पाकिस्तान वो तो की ट्रंप ने जनता भी ट्वीट करके बेहतर बताया। समझती है, वो भी ट्रंप नहीं ने चाहती बताया है। जिसकी आप पाकिस्तान लिपापोती की कर रहे हो। जनता भी चाहती है आर्मी कि तो युद्ध भारत के लिए के तैयार अंदर खड़ी थी। अटैक करने जगदीश जी रुक जाइए सर, प्लीज। जगदीश जी रुक जाइए सर, प्लीज प्लीज प्लीज, मैं प्लीज कह रहा हूं, मुझे मालूम है आपके अंदर का सबूत गैंग जग गया है जगदीश शर्मा जी, कि आर्मी के कहे हुए स्टेटमेंट की मोर देन 100 टेररिस्ट वर डाउन, 5 नाम गिरा दिए थे, आप उनको नकार रहे हैं यहाँ पर बैठकर देश के सामने। तो रुक जाइए, अभी इनकी आवाज डाउन रखिए। राजीव जेटली 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए, रुक जाइए प्लीज। हाँ, फिर आता हूँ। नहीं, ये कोई तरीका नहीं है, मैं कभी किसी के बीच में नहीं नहीं, कोई नहीं आएगा। अभी सिर्फ राजीव जेटली की आवाज होने आ रहा है। कांग्रेस अभी नहीं, पीसीआर सिर्फ राजीव जेटली की आवाज होने आ रहा है। बोलने को किस मुंह से बोलोगे? कपिल जी रुक जाइए, कपिल जी रुक जाइए। अभी सिर्फ 30 सेकंड राजीव जेटली। मैं एक बात बोल रहा हूं, जिससे आतंकवादी डरते हैं, जिससे आतंकवादी डरते हैं वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, और जिसे आतंकवादियों की शह मिलती थी वो भी इसी देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, क्योंकि उसी के चलते इस देश के अंदर कोई भी कभी भी कहीं भी अटैक कर सकता था। बताइए कितने अटैक करे। मैं इसीलिए पहले यहां से शुरुआत करी थी कि हमारे यहां पर सिविलियन मारे जा रहे थे। अरे भाई, सरकार सोई बैठी थी, कोई काम नहीं था सरकार को, इन्हें तो अंदाजा भी नहीं था कि उनको मारा भी जा सकता है। कभी कल्पना करी थी कि पाकिस्तान के अंदर घुस के हमारी स्ट्राइक और उनकी उस जगह पर अटैक करेगी जहां आतंकवादी रहते हैं? कभी कल्पना करी थी आपने इस बात की? ठीक है, ये पहली बार हुआ ना। 15 सेकंड में एक लाइन कपिल जी, आपका आखिरी टिप्पणी, मेरे पास समय नहीं है। देखिए, देश का गद्दार कौन होता है? देश का गद्दार वो पार्टी होती है कि जब यूएन के अंदर टर्की कश्मीर के ऊपर हमारा विरोध करके पाकिस्तान का साथ देता है, तो ये अगले हफ्ते जाके टर्की के अंदर अपना दफ्तर खोलते हैं। देश का गद्दार कौन होता है? ठीक है, जो चीन से संधि करते हैं। और एक बात और सुनते हुए, समय कम है सर। जाके हुए किसी भी प्रधानमंत्री, मिल जाएगा, किसी भी विदेश मंत्री के लिए कहना कि वो गद्दार है, आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं, मैं नहीं इस बात को यहाँ पर सपोर्ट कर रहा हूँ, और ये बात मैं सबके लिए कह रहा हूँ। लेकिन जगदीश शर्मा जी और कंचना जी, आपने भी सुन लिया होगा कि जगदीश शर्मा यहाँ बैठकर कह रहे हैं आतंकी मारे भी क्या, कितने आतंकी मारे। सर कहीं से मैडम आप लोग प्रतिक्रिया दे दीजिएगा कि सेना के साथ हैं, क्या है, विश्वास है, नहीं है, वक्त इतना ही है। लेकिन यह तय है कि जो आज के सवाल, जो स्टेटमेंट, वो कम से कम पाकिस्तान में ही ताली पाने लायक है और कहीं नहीं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। भारतीय सेना का वो विकराल रूप जो मुनीर का जोश ठंडा कर देगा। सेना ने स्वर्ण मंदिर को कैसे बचाया, शौर्य की वो कहानी जो नहीं सुन पाएंगे खालिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन, अब की बार टारगेट पर कौन? भारतीय सेना ने चीन की आंखें निकाल ली।